Okay, so now we'll start with a new chapter, the first chapter of QT, assignment. QT is quantitative techniques. So earlier it was known as OR, now it's called as QT. These 30 marks of QT are very important. They will be the benchmark for you. ये ही आपको पास कराने वाले हैं. QT अगर आपका बिल्कुल अच्छा हो गया ना, so पास होने के चांसेस समझ लो 30-40% बढ़ जाते हैं. कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. दे कैन रोटेट यू फ्रॉम हियर एंड देयर, घुमा के कुछ भी पूछ सकते हैं इन कॉस्टिंग. QT में क्वेश्चंस को घुमाना थोड़ा सा कम पॉसिबल है, घुमाए नहीं जाते हैं. यू विल हैव स्ट्रेट questions with a particular steps given. QT is more like mathematics. Mathematical steps है, वैसे ही आपका solution चलेगा. The defined steps are there, you have to follow those steps only. तो वैसा ही आपको हर एक question में करना है. So it is more of a routine work. Costing में अगर आप देखोगे, अभी तो हमने सिर्फ छोटे छोटे topics ही किए हैं. If you will go when we will study standard, marginal, every question will be different. हर क्वेश्चन के पहले आपको सोचना पड़ेगा हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू राइट. हर एक क्वेश्चन विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वन. नाउ दिस असाइनमेंट, ये कहां पर यूज होता है? सो एज द नेम सेज, इट इज टू असाइन वर्क. असाइनमेंट आपको दिया गया है, आपके पास में 4 लेबरर्स हैं, प्लस आपके पास में 4 तरह के काम है. सो यू हैव टू असाइन योर 4 जॉब्स टू योर 4 वर्कर्स. आप किस तरह से उसे इफेक्टिवली असाइन कर सकते हो? सो व्हेन वी आर रीडिंग कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग मतलब कि वी हैव टू इंक्रीज अवर प्रॉफिट्स और इन अदर वे वी हैव टू रिड्यूस अवर कॉस्ट. कॉस्टिंग का हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट में इंक्रीज करना भी नहीं होता है. अवर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द कॉस्ट. इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट इज अ थिंग विच इज अटेन्ड साइमल्टेनियसली, ऑटोमेटिकली आता है. पर व्हेन वी आर रीडिंग कॉस्टिंग, अवर ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस कॉस्ट. तो असाइनमेंट भी हमें यही बताएगा कि आप अपने वर्कर्स के बीच में जॉब्स को किस तरह से असाइन करो, सो दैट योर ओवरऑल कॉस्ट विल गेट रिड्यूस टू द मिनिमम. कम से कम हो सके आपके ओवरऑल कॉस्ट, बिकॉज एवरी वर्कर विल हैव डिफरेंट एबिलिटी. उसको डिफरेंट टाइम लगेगा फॉर डिफरेंट जॉब. हो सकता है आई एम गुड एट जॉब ए वेर एज शी इज गुड एट जॉब बी. तो मुझे जॉब ए में कम टाइम लगेगा, इनको जॉब बी में कम टाइम लगेगा. इट विल डिपेंड ऑन इंडिविजुअल वर्कर एंड इंडिविजुअल जॉब. व्हेन वी आर सेइंग जॉब, दैट मीन्स वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. जॉब कॉस्टिंग आपने पढ़ी है आईपीसीसी में. जॉब कॉस्टिंग इज यूज्ड व्हेन यू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क फॉर डिफरेंट कस्टमर्स. हर एक का कस्टमाइज्ड काम होता है. जैसे मैकेनिक विल नॉट डू द सेम थिंग फॉर ऑल द व्हीकल्स. आप सब अपनी गाड़ियां देके जाओ, सबका एक ही जैसा काम करके नहीं देगा. जिसको जो प्रॉब्लम होगी उसके हिसाब से उस प्रॉब्लम को वो फिक्स करेगा. सो इट इज अ कस्टमाइजेशन ऑफ वर्क. हर एक के लिए वो अलग अलग तरह से काम करता है. ओके, यहां पर भी व्हेन वी विल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, व्हेन वी विल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक वर्कर हर एक जॉब को एक ही तरह से करे. हर एक की अपनी कुछ क्रिएटिविटी होती है, अपनी कुछ कैपेसिटी होती है, अपना कोई एक स्पेयर होता है वेयर ही इज एक्सपर्ट. तो एक वर्कर किसी एक जॉब में एक्सपर्ट हो सकता है, दूसरा वर्कर किसी दूसरे जॉब में एक्सपर्ट हो सकता है. जो जिस जॉब में एक्सपर्ट होगा वो उसको मिनिमम टाइम में मिनिमम कॉस्ट में करके देगा. करेक्ट? इफ आई एम एक्सपर्ट इन जॉब ए, तो वो जॉब ए करने में मुझे सबसे कम टाइम लगेगा, सबसे जल्दी मैं वो जॉब ए कर लूंगी, कम टाइम लगेगा, तो दैट मीन्स मेरा कॉस्टिंग भी कम ही होगा. So we will now have to assign these jobs to the workers in such a way कि overall हमारा जो total cost है that will be reduced to minimum, minimize हो सके. Okay, that is what we have to study in assignment. Mathematical steps are defined, कैसे कैसे आपको चलना है. अब क्वेश्चंस वैसे नहीं है कि यू विल हैव टू थिंक कि इसको कैसे प्रेजेंट करूं, कौन सा टेबल पहले बनाऊं, कैसे कौन सा डेटा कहां लिखूं. QT में आपको स्टेप्स दिए हुए हैं. ऑल दीज स्टेप्स हैव बीन डिराइव्ड बाय वेरी बिग मैथमेटिशियंस. हमें डेरिवेशन पर बिल्कुल भी नहीं जाना है.
वहां तक जाओगे तो एग्जाम तक डेरिवेशन ही समझते रहोगे. वी ओनली हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दी स्टेप्स जो उन लोगों ने डिफाइन कर दी हैं. हमें उन्हीं स्टेप्स को के ऊपर चलते रहना है, बिकॉज हम तो सीए करने वाले हैं, मैथमेटिक्स हमारा वैसे भी पुअर है, तो उतना डिटेल में हमें जाना ही नहीं है. जो डिफाइंड है दे आर इजी स्टेप्स, बहुत इजी स्टेप्स हैं, वैसे ही हमें स्टेप वाइज हर एक चीज करनी है. द बेस्ट पार्ट इज क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है फॉर क्यूटी. एक जैसे ही क्वेश्चंस आते हैं. तो जब एक जैसे क्वेश्चंस आते हैं, सेम स्टेप्स हैं जो आपको हर जगह पर अप्लाई करनी है. सो इट्स वेरी इजी टू स्कोर मार्क्स. क्योंकि रटने वाली चीजें है ना, उसमें तो ज्यादा एक्सपर्ट है हम, समझ में थोड़ा कम आता है. कॉस्टिंग में ज्यादा समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है, खुद की क्रिएटिविटी लगानी पड़ती है प्रेजेंटेशन में. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा ही चलता रहेगा. हम असाइनमेंट में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 तरह के क्वेश्चन देखेंगे, बाकी सब बिल्कुल रूटीन ही चलता रहेगा. ओके, फॉर रीडिंग असाइनमेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स पढ़ा है आप लोगों ने इन मैथमेटिक्स? कुछ ऐसा हम मैट्रिक्स बनाते थे. देयर वर एलिमेंट्स 1 2 3 6 7 8 12 11 10 समथिंग लाइक दिस. इसको बोलते हैं मैट्रिक्स. मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है. असाइनमेंट के क्वेश्चंस हम मैट्रिक्स के ही ऊपर बेस करके करते हैं. हम मैट्रिक्स बनाते हैं क्वेश्चन का और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं. मैट्रिक्स हैज सम प्रॉपर्टीज. अगर आप इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स को के सारे एलिमेंट्स को किसी नंबर से ऐड करते हो, किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, एक ही नंबर से सारे एलिमेंट्स को, सो यू गेट द सेम मैट्रिक्स. फिगर्स चेंज हो जाएंगे लेकिन उन दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा. मतलब अगर मैं इन सब में +5 कर दूं, सो आई विल गेट अ मैट्रिक्स 6 7 8 11 12 13 17 16 एंड 15. ओके, ऑल्दो दिखने में हमें अलग अलग फिगर्स दिख रहे हैं, पर मैथमेटिकली बोथ ऑफ दीज मैट्रिक्स आर इक्वल. ये दोनों इक्वल होते हैं एज पर मैथ्स, जो आपने बचपन में पढ़ा है, जब आपने मैट्रिक्स में पढ़ा है. दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स. सिमिलरली अगर किसी एक नंबर से सारे एलिमेंट्स को, इनको एलिमेंट्स कहते हैं केक को, सो इफ वी सब्ट्रैक्ट एनी पर्टिकुलर नंबर बाय ऑल द एलिमेंट्स, अगेन वी विल गेट द सेम मैट्रिक्स. वापस से वो प्रॉपर्टी वाइज मैट्रिक्स सेम होगा, भले ही उसके एलिमेंट्स के फिगर अलग अलग होंगे, लेकिन वो मैट्रिक्स जहां पर यूज होता है इट विल गिव द सेम आंसर्स. सिमिलर विल बी फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड फॉर डिविजन. तो हम कभी भी ये दो मैट्रिक्स को अलग अलग नहीं बोलते हैं, इट्स वन एंड द सेम थिंग. दोनों से हमें आंसर्स एक ही मिलते हैं. ओके, देन वी हैव अ टर्मिनोलॉजी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. 3 rows and 3 columns are there, so we will say the order of the matrix is 3 by 3. Okay, and when it is equal तो हम इसे बोलते हैं it is a balanced matrix. जब number of rows is equal to number of column हम बोलेंगे the matrix is balanced. ये अलग भी हो सकते हैं, like we can have only 2 rows, so it will be 2 by 3. Okay, now starting with the assignment. असाइनमेंट करने का हमारा ऑब्जेक्टिव, जैसा मैंने बताया, द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू एश्योर इज योर ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज कॉस्ट. हम इसे कहते हैं द ऑब्जेक्टिव शुड ऑलवेज बी मिनिमाइजेशन. हम कॉस्टिंग ही पूरी इसीलिए पढ़ रहे हैं, टू मिनिमाइज अवर कॉस्ट. कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम इतनी सारी पढ़ाई कर रहे हैं, सो दैट वी कैन रिड्यूस अवर कॉस्ट टू द मिनिमम लेवल. ओके, तो यहां भी हमारा असाइनमेंट करने का भी उद्देश्य यही है, हम इस तरह से जॉब्स को वर्कर्स के बीच में असाइन करें ताकि हमारा टोटल कॉस्ट मिनिमम हो जाए. टोटल जो सारे जॉब्स का मिला के कॉस्ट आएगा वो टोटल मिनिमम हो जाए. ओके, सो आवर ऑब्जेक्टिव शुड ऑलवेज बी मिनिमाइजेशन. अगर कभी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट के फिगर्स दिए, कॉस्ट के फिगर्स दिए होंगे तब तो वो बोल सकते हैं मिनिमाइज द कॉस्ट. पर अगर प्रॉफिट के फिगर्स दिए हैं या फिर सेल्स के फिगर्स दिए हैं,
इन दैट केस व्हाट वी विल वांट इज टू मैक्सिमाइज, हमें प्रॉफिट या सेल्स को मैक्सिमाइज करना होगा. ओके, तो हम मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के साथ आगे के स्टेप्स फॉलो नहीं कर सकते. ये स्टेप्स इस तरह से बने हैं कि इसका जो आपको रिजल्टिंग आउटपुट मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, वो आंसर आपको मिनिमम अमाउंट ही देगा. सब चीजों की मिनिमम वैल्यू विल बी गिवन बाय दैट आंसर. तो अगर हमारा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, इन दैट केस हम आगे का सोल्यूशन कर ही नहीं सकते, हम ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर पाएंगे. अगर आप उसी में सेम स्टेप्स लगा दोगे तो यू विल गेट दैट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जिससे कि आपका प्रॉफिट मिनिमाइज हो जाए. ये स्टेप्स ही ऐसी बनी हुई है. व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर फाइंडिंग आउट कॉम्बिनेशन, वर्कर और जॉब का कॉम्बिनेशन हम फाइंड कर रहे हैं जो हमें सबसे कम कॉस्ट दे. ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे टोटल कॉस्ट हमारा मिनिमम हो. अगर कॉस्ट की जगह प्रॉफिट का अमाउंट डाल दिया इन द मैट्रिक्स में यू विल हैव द फिगर्स ऑफ कॉस्ट. कैसा होता है मैट्रिक्स? तो सपोज दीज आर वर्कर्स एक्स एंड वाई and these are jobs, job 1 and 2. This will be our matrix. अगर वर्कर X जॉब 1 करता है तो सपोज उसे 10 रुपीज लगता है. द कॉस्ट स्पेंट इज 10 रुपीज. अगर वर्कर Y जॉब A करता है, जॉब 1 करता है तो उसे 15 रुपीज लगते हैं. अगर वर्कर X जॉब 2 हैंडल करता है तो उसे 12 रुपीज लगते हैं, जबकि अगर वर्कर Y जॉब 2 हैंडल करता है तो उसे 7 रुपीज लगते हैं. दिस इज मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स के ऊपर हम सारी स्टेप्स फॉलो करते हैं. उसको फॉलो करके हमें वो कॉम्बिनेशन मिलता है वर्कर्स और जॉब्स का. we'll get that combination which will give us the total cost as minimum. यहाँ पर तो हम देखकर ही बता सकते हैं this will be the minimum cost. अगर हम X से जॉब 1 कराएं और Y से जॉब 2 कराएं तो कॉस्ट मिनिमम होगा. अगर इसका उल्टा कर दो, मैं बोल रही हूँ X से 1 कराएं और Y से 2 कराएं तो हमारा कॉस्ट कितना लगेगा? 10 + 7 दैट इज 17. अगर इसका उल्टा कर दिया आपने, यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना. ओके, अगर उल्टा करोगे तो मतलब X विल डू 2 एंड Y विल डू 1 तो कॉस्ट हो जाएगा 12 + 15 दैट इज 27. लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे सामने जो सिचुएशन होती है वो इतनी ईजी नहीं होती है. सिर्फ 2 वर्कर और 2 ही जॉब नहीं होते हैं हमारे पास. n नंबर ऑफ वर्कर्स, n नंबर ऑफ जॉब्स होते हैं. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट हमें ये स्टेप्स देखनी पड़ रही है. अगर इतना इजी होता तो फिर तो हम ट्रायल एंड एरर मेथड ही लगा देते ना, दोनों का सोल्यूशन निकाल के उसमें से बेस्ट हम निकाल के देख लेते हैं. ओके, लेकिन एक्चुअली इतना इजी नहीं होता. हमारे पास 10 वर्कर, 15 वर्कर, 20 वर्कर भी हो सकते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट कि हमारे पास वी हैव मोर क्वांटिटी, वी आर रीडिंग दिस असाइनमेंट. इसको स्टेप वाइज हम करेंगे, लेकिन इन स्टेप का जो आंसर आएगा वो आंसर मिनिमम होगा. ये जो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे ना, उससे अगर इस मैट्रिक्स पे हम फॉलो करते हैं सो वील गेट दिस एज द आंसर विच विल गिव अस द लीस्ट कॉस्ट. ऐसा कॉम्बिनेशन जो हमें इन सारे एलिमेंट्स का लीस्ट टोटल दे. ओके, दैट विल बी अवर आंसर. तो अगर आप यहां पर कॉस्ट की जगह प्रॉफिट के फिगर्स रख दो, मान लो ये कॉस्ट नहीं है, प्रॉफिट है. अब प्रॉफिट में भी अगर आप यही स्टेप्स लगा दोगे सो यू विल गेट दैट ऑप्शन जहां पे प्रॉफिट मिनिमाइज हो. वो तो आप चाहते नहीं हो, आपको तो ये चाहिए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो. तो इसका मतलब मैक्सिमाइजेशन जहां पर ऑब्जेक्टिव है वहां पर एज इट इज यू कैन नॉट फॉलो दीज स्टेप्स. तो फिर हम क्या करेंगे? सो इन दैट केस वी विल हैव टू कन्वर्ट अवर मैट्रिक्स इनटू अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स. अगर हमारा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन हो जाता है, इन दैट केस हमें अपने मैट्रिक्स को अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. वो कैसे कन्वर्ट होगा? मान लो अगर यही मैट्रिक्स है और ये फिगर्स प्रॉफिट के हैं, सो व्हाट वी विल डू, इनमें से हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा? 15. सबसे बड़ा 15 है. सारे फिगर्स को 15 से सब्ट्रैक्ट कर दो, सारे फिगर्स को. सो वी विल गेट द रिजल्टेंट मैट्रिक्स एज 5, 3, 0 and 8. नाउ सिचुएशन हैज रिवर्स्ड. अब ये जो मैक्सिमम था ये एलिमेंट मिनिमम हो गया है, ये जो मिनिमम था ये एलिमेंट मैक्सिमम हो गया है.
उल्टा कर दिया हमने सब कुछ। अब इस पे हम मिनिमाइजेशन लगा सकते हैं। इसमें जो मिनिमाइजेशन देगा ना, जो भी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन हमें मिनिमाइजेशन देगा, वो एक्चुअली प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहा है। आया समझ में? इसका मिनिमाइजेशन मतलब इसका मैक्सिमाइजेशन। हमने क्या किया, ये प्रॉफिट का मैट्रिक्स दिया हुआ था जिसका ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन था, पर मैक्सिमाइजेशन पे असाइनमेंट के स्टेप्स नहीं लग सकते। सो वी हैव कन्वर्टेड दैट मैट्रिक्स टू अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स। हमने मैक्सिमम एलिमेंट जो भी था उस मैट्रिक्स का, उसको सिलेक्ट करके सारे एलिमेंट्स को उससे डिडक्ट कर दिया। और अभी मैंने बताया था किसी एक फिक्स्ड नंबर से अगर आप सबको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज अ मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। तो हमने इस पर्टिकुलर फिगर को जो हाईएस्ट है, अगर इससे छोटा कोई सिलेक्ट करते तो फिर नेगेटिव में अमाउंट आ जाता, इसलिए बीच वाला कोई सिलेक्ट, आंसर तब भी सेम ही आता, लेकिन नेगेटिव में वर्किंग करना आपको डिफिकल्ट होता। दैट इज वाई हम हमेशा बोलते हैं जो हाईएस्ट एलिमेंट हो उससे सबको लेस करो, सो दैट हमारे पास सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव ही रहे। क्लियर है? ये समझ में आया? ओके। असाइनमेंट के क्वेश्चन में वन मोर थिंग इज कंपल्सरी, देयर हैज टू बी all the jobs and all the workers should be mutually exclusive। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही वर्कर दो जॉब करे या फिर दो वर्कर मिलके एक जॉब करे। असाइनमेंट जो होगा वो हमेशा 1-to-1 बेसिस पे होगा। इट कैन नॉट बी many to 1 और 1 to many, इट शुड ऑलवेज बी 1-to-1। एक वर्कर एक ही जॉब करेगा, एक वर्कर कभी एक से ज्यादा जॉब नहीं कर सकता, और एक जॉब के लिए हम एक से ज्यादा वर्कर्स भी अपॉइंट नहीं करेंगे। वन वर्कर वन जॉब, दिस इज द मेन बेसिक ऑफ असाइनमेंट। ऐसा होगा अगर पॉसिबल तो ही असाइनमेंट यूज होगा, अदरवाइज असाइनमेंट इज नॉट यूजफुल। तब हमें दूसरी कोई टेक्निक अडॉप्ट करनी पड़ेगी। ओके, सो अगर हम ये बोलते हैं कि वन वर्कर वन जॉब, दैट मीन्स जितने यहां पर नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ जॉब्स होने चाहिए। करेक्ट? अगर मान लो जॉब्स ज्यादा है वर्कर कम है, दो वर्कर है तीन जॉब्स है, तीन जॉब है तो तीसरा करने वाला कोई है ही नहीं, सिर्फ दो ही लोग हैं हमारे पास। करेक्ट? प्रॉपर असाइनमेंट हम नहीं कर पाएंगे। फिर हमें देखना पड़ेगा कोई एक जॉब हमें छोड़ना चाहिए, जिसका कॉस्ट ज्यादा हो वो जॉब छोड़ देना चाहिए। दो ही वर्कर हैं तो दो ही जॉब किए जा सकते हैं, तो हमें बेस्ट आउट ऑफ दोस थ्री सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, व्हेन, जैसा मैंने बताया, व्हेन द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, वी कॉल द मैट्रिक्स टू बी बैलेंस्ड। हमारा जो मैट्रिक्स होगा हम उसे बैलेंस बोलते हैं, इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। असाइनमेंट के प्रॉब्लम को, असाइनमेंट के जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करने के लिए इट्स अगेन कंपल्सरी टू हैव अ बैलेंस्ड डेटा। आपका डेटा हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। दैट मीन्स नंबर ऑफ वर्कर्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ जॉब्स। जितने वर्कर्स हैं उतने ही जॉब्स होने चाहिए, जितने जॉब्स हैं उतने ही वर्कर होने चाहिए। अगर मान लो ऐसा है, वी हैव 3 वर्कर्स, सॉरी 3 जॉब्स एंड 2 वर्कर्स, वर्कर 2 ही है, जॉब्स 3 है, इज द डेटा बैलेंस्ड? नो, द डेटा इज नॉट बैलेंस्ड। तो फिर मतलब हम असाइनमेंट कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते हो, लेकिन जो स्टेप्स है ना उसके लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड इज नंबर ऑफ रोज इज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आप क्या करो, एक एडिशनल कॉलम इंसर्ट कर दो। एक एडिशनल यहां पर अगर कॉलम बना लोगे, डमी, एक डमी कॉलम अगर आपने यहां पर बना लिया तो आपका काम हो जाएगा। डमी है मतलब उसके सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। वो 1, 2, 3 कोई भी जॉब करता है कॉस्ट 0 ही आएगा, वो जॉब मतलब हो ही नहीं सकता है। क्लियर है? ये आया समझ में? अगर कभी भी अनबैलेंस डेटा होता है तो उसे बैलेंस करने के लिए वी हैव टू इंसर्ट अ डमी रो और अ डमी कॉलम। अभी यहां पर हमने डमी कॉलम इंसर्ट किया। हो सकता है कि हमारे पास में वर्कर्स 3 हो, जॉब्स 2 ही हो,
तो हम एक डमी रो भी इंसर्ट कर सकते हैं. जहां पर भी प्रॉब्लम होगी वहां पर हम एक एडिशनल रो या एक एडिशनल कॉलम बढ़ा देंगे जिसके सारे एलिमेंट्स 0 ही रहेंगे. क्लियर है? ओके. सो दीज आर द 2 थिंग्स विच वी फर्स्ट हैव टू चेक. पहली चीज ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन होना चाहिए. अगर मैक्सिमाइजेशन हुआ तो अपने मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दो इन अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स. सेकेंड थिंग, डेटा शुड बी बैलेंस्ड. नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. अगर नहीं हुआ, insert a dummy row or column to make it balanced. If the data is unbalanced, insert a dummy row or a dummy column to make it balanced data. Okay. After this, now we will start with our workings. अब हम एक एक करके working करते हैं. ये हमें दिया हुआ है डेटा. दिस इज द मैट्रिक्स. ऑब्जेक्टिव इज मिनिमाइजेशन एंड द डेटा इज बैलेंस्ड. 3x3 का हमारा मैट्रिक्स है. सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3. ओके. सबसे पहले हम क्या करेंगे? द फर्स्ट थिंग विच वी विल डू इज रो ऑपरेशंस. रो ऑपरेशन. रो ऑपरेशन मतलब एक एक करके आप रोज को देखोगे. हर एक रो का यू विल फाइंड द मिनिमम एलिमेंट. इस रो का मिनिमम इज 10, सेकेंड रो का मिनिमम इज 0, थर्ड रो का मिनिमम इज 20. या इसको 0 की जगह टेक इट एज से 80. सो इसका मिनिमम हो गया 50. ओके. सो हम हर एक रो का मिनिमम एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे. उस रो में से, उस रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में से इस मिनिमम एलिमेंट को हम डिडक्ट कर देंगे. ये रो ऑपरेशन करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसमें क्या होगा? तो उसमें हर एक रो के मिनिमम एलिमेंट को उस रो के सारे एलिमेंट से डिडक्ट किया जा चुका होगा. मतलब फर्स्ट रो का मिनिमम एलिमेंट इज 10, तो इस 10 को लेस कर दो इन तीनों में से. सो 10 minus 10 will be 0, 20 minus 10 will be 10 and 30 minus 10 will be 20. Okay. सेकेंड रो का मिनिमम एलिमेंट इज 50. अगेन 50 को लेस कर दो तीनों में से. सो इट विल बी 0, 50 एंड 30. फिर थर्ड रो ऑपरेशंस कर रहे हैं हम. सो 1 by 1 वी आर सिलेक्टिंग रोज. उन रो के मिनिमम एलिमेंट को हम लेस कर रहे हैं फ्रॉम द एंटायर रो. इसका मिनिमम इज 20, सो वी विल हैव 80, 80 and 0. Okay, this is row operation. नेक्स्ट स्टेप आएगी हमारी कॉलम ऑपरेशंस. सेम चीज जो हमने अभी रो में करी वही चीज अब हमें कॉलम्स के लिए करना है. जो अभी हमने रोज में किया ना, मिनिमम फाइंड करके उसको पूरी रो को उससे लेस कर दिया, वही चीज अब हम कॉलम्स के लिए करेंगे. फॉर एवरी कॉलम वी विल फाइंड द मिनिमम एलिमेंट और उस मिनिमम को डिडक्ट कर देंगे उस रो के सारे एलिमेंट्स में से. फॉर दिस 0, 10 एंड अगेन 0. ओके. सो आफ्टर कॉलम ऑपरेशंस हमें मैट्रिक्स मिलेगा. इस कॉलम के सारे एलिमेंट्स को हमें 0 से लेस करना है. सो वील गेट 0, 0 एंड 80. इस रो के सारे एलिमेंट में से हमें 10 लेस करना है. सो वील हैव 0, 40 एंड 70. देन इस रो के सारे एलिमेंट्स को हमें अगेन 0 से लेस करना है. सो वील हैव 20, 30 एंड 0. दिस इज कॉलम ऑपरेशन. रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, सेम चीज कर रहे हैं हम. पहले रो वाइज किया, अभी कॉलम वाइज कर रहे हैं. ओके. यहां तक तो इजी है. नेक्स्ट, नाउ वी विल फॉर्म vertical and horizontal lines covering all the zeros.